अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हम कोमेंसलिज़्म के बारे में इल्म हासिल करेंगे। तो आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। आज हम सिम्बियोसिस की सबसे आखिरी किस्म पढ़ने वाले हैं, जो कि कोमेंसलिज़्म है। कोमेंसलिज़्म ये सिम्बियोसिस की ऐसी किस्म है जिसमें एक फरीक को तो फ़ायदा होता है, लेकिन दूसरा फरीक जो है उसको ना फ़ायदा होता है, ना नुकसान। ऐसा ताल्लुक या सिम्बायोसिस की ऐसी किस्म कोमेंसलिज़्म कहलाती है। तो कोमेंसलिज़्म ये सिम्बियोसिस की ऐसी किस्म है, ये 2 मुख्तलिफ स्पीशीज़ के जानदारों के दरमियान ऐसा ताल्लुक है, जिस ताल्लुक से एक फरीक या एक जानदार का तो फ़ायदा हो जाता है, लेकिन दूसरे जानदार को ना फ़ायदा होता है, ना नुकसान। ऐसे ताल्लुक को, सिम्बियोसिस की ऐसी किस्म को कोमेंसलिज़्म कहते हैं। तो इसकी हम तारीफ़ लिख लेते हैं। कोमेंसलिज़्म क्या है? ये सिम्बियोसिस की आखिरी और तीसरी किस्म है। ऐसा ताल्लुक या ऐसा रिश्ता जिसमें एक फरीक को फ़ायदा होता है और दूसरे को ना फ़ायदा होता है और ना ही नुकसान। ऐसे ताल्लुक या रिश्ते को 2 फरीकों के दरमियान, 2 अलग-अलग स्पीशीज़ के जानदारों के दरमियान हम कोमेंसलिज़्म कहते हैं। कोमेंसलिज़्म की मिसालें पढ़ते हैं। कोमेंसलिज़्म की सबसे पहली मिसाल है एपीफ़ाइट्स पौधे। एपीफ़ाइट्स पौधे ऐसे पौधे होते हैं जो बड़े पौधों के ऊपर उगते हैं। एपीफ़ाइट्स पौधों का बड़े पौधों की सतह के ऊपर उगने का मकसद सिर्फ़ जगह है। तो एपीफ़ाइट्स पौधे ये छोटे-छोटे पौधे हैं जो बड़े पौधों की सतह पर सिर्फ़ जगह के लिए उगते हैं। वगरना ये बड़े पौधों से ना खुराक चूसते हैं, ना उनसे पानी लेते हैं, ना मादनियात लेते हैं, बल्कि ये छोटे-छोटे एपीफ़ाइट्स पौधे जो कि बड़े पौधों की सतह पर सिर्फ़ अपनी जगह के लिए, जगह हासिल करने के लिए उगे होते हैं। ये अपनी खुराक भी खुद बनाएँगे और मादनियात और पानी भी फ़ज़ा से या हवा से खुद जज़ब करेंगे। और इनका बड़े पौधों के ऊपर होना ना बड़े पौधों को फ़ायदा देता है, ना बड़े पौधों को नुकसान पहुँचाता है। तो एपीफ़ाइट्स का बड़े पौधों की सतह के ऊपर उगना कोमेंसलिज़्म की एक मिसाल है। तो हम लिख लेते हैं। पहली मिसाल, एपीफ़ाइट्स ये पौधे बड़े पौधों की सतह पर सिर्फ जगह हासिल करने के लिए उगते हैं। ये अपनी खुराक भी खुद बनाते हैं और फ़ज़ा से पानी और
मादनियात भी खुद जज़ब करते हैं। इनकी मौजूदगी से बड़े पौधों को ना फायदा पहुंचता है और ना नुकसान। इसलिए बड़े पौधों और इन एपीफाइट्स का जो ताल्लुक है ये कोमेंसलिज्म की मिसाल है। दूसरी मिसाल कोमेंसलिज्म की वो सक्कर फिश और शार्क के दरमियान जो ताल्लुक होता है। सक्कर फिश ये पानी के अंदर पाई जाने वाली छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं और शार्क एक बहुत बड़ी मछली होती है। सक्कर फिश की जो खुराक है वो बहुत दूर दराज मौजूद होती है, पानी के दूर दराज इलाकों में मौजूद होती है। सक्कर फिश की जो खुराक है वो पानी के दूर दराज इलाकों में मौजूद होती है। तो इसीलिए सक्कर फिश वो शार्क के जिस्म के साथ शार्क की जो जिस्म की सतह या जिल्द है उसके साथ चिमट जाती है ताकि उन दूर दराज इलाकों तक बआसानी जा सके जहां सक्कर फिश की खुराक मौजूद है। अगर सक्कर फिश शार्क की सतह के साथ चिमटे बगैर उन दूर दराज इलाकों तक अपनी खुराक हासिल करने जाएंगी तो उन्हें रास्ते में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और रास्ता होता भी बहुत तवील और लंबा है और उनके लिए वहाँ जाने के लिए उनको बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी को सर्व करना पड़ता है। तो इसीलिए जो सक्कर फिशेज़ हैं वो अपने मुंह या शक्कर के ज़रिए सक्कर फिशेज़ ये ख़ास किस्म की मछलियाँ जिनका जो मुंह है इनके मुंह को शक्कर कहते हैं और इनका मुंह ऐसा होता है जो किसी भी चीज़ के साथ चिमट जाता है, ऐसे मुंह को शक्कर कहते हैं। तो ये शार्क की जिस्म की सतह के साथ चिमट जाएंगी और शार्क चूँकि बड़ी तेज़ी से हरकत करती हैं पानी के अंदर, तो शार्क जब पानी के अंदर तेज़ी से हरकत करेंगी तो ये बआसानी और तेज़ी से और बहुत जल्द अपनी उस जगह पर पहुंच जाएगी जहां से इन्हें खुराक मिलनी है। तो शार्क इस तरह से इन शक्कर फिशेज जो होती हैं इनको आसान ट्रांसपोर्ट मुहैया करती है उस जगह तक जाने के लिए जहां इनकी खुराक है। इस ताल्लुक से सक्कर फिश का तो फायदा हो गया लेकिन शार्क का ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ। तो ये भी कोमेंसलिज्म की एक मिसाल है। तो ये हम लिख लेते हैं। दूसरी मिसाल सक्कर फिश ये छोटी मछलियां होती हैं, अपने शक्कर के जरिए शक्कर फिश के मुंह को कहते हैं जिसके जरिए ये चिमट जाती हैं दूसरी चीजों के साथ। और शक्कर ऐसे मुंह को कहते हैं जो दूसरी किसी भी चीज के साथ आसानी से चिमट जाए। अपने शक्कर के जरिए शार्क के जिस्म के साथ चिमट जाती हैं और शार्क इन्हें इनकी खुराक वाले इलाका की तरफ जाने के लिए
तेज और आसान ट्रांसपोर्ट मुहैया करती है। तो शार्क का इस ताल्लुक से, इस रिश्ते से ना फ़ायदा है ना नुकसान, लेकिन जो छोटी मछलियाँ, जो सक्कल फिश हैं, ये बआसानी और तेज़ी से ये उस जगह पहुँच जाती हैं जहाँ इनकी खुराक है शार्क के ज़रिए, तो इनका फ़ायदा हो जाता है। तो ये हमने कॉमेंसलिज्म की 2 मिसालें पढ़ी। अब अगर हनी गाइड परिंदे के बारे में जानते हो, हनी गाइड परिंदा ऐसा परिंदा होता है जो शहद के जो छत्ते होते हैं, शहद की मक्खियों के जो छत्ते होते हैं, उनमें मौजूद लार्वे और मोम को खाता है, शहद को नहीं खाता। शहद की मक्खी का जो छत्ता होता है उसमें मोम होता है और लार्वा भी होता है उन शहद की मक्खियों का, और उन्हीं लार्वों से शहद की मक्खियाँ बनती हैं। तो जो हनी गाइड परिंदा है, ये एक ऐसा परिंदा होता है जो शहद की मक्खियों के छत्ते में मौजूद मोम और लार्वे को खाता है। तो जब ये शहद की मक्खियों के छत्ते को ढूंढने के लिए उनकी तलाश में उड़ता है और वहाँ पर पहुँच जाता है, ये शहद की मक्खियों के छत्ते को ढूंढ लेता है जब ये परिंदा, लेकिन इस परिंदे में शहद की मक्खियों के छत्ते को खोलने की ताकत नहीं होती। ये छत्ते को खोल नहीं सकता, इसमें इतनी ताकत नहीं होती इस परिंदे में। तो एक और जानवर है जो कि एक बड़े साइज का मैमल है जिसका नाम है बिच्छू। बिच्छू ये एक बड़े साइज का मैमल है। ये शहद की मक्खियों के छत्ते में मौजूद शहद को खाता है। तो बिच्छू जो कि छत्ते में मौजूद शहद को खाता है, इसकी खुराक भी उसी छत्ते में है, जबकि हनी गाइड परिंदे की खुराक भी उसी छत्ते में है। तो इसलिए जब हनी गाइड परिंदा छत्ते की तलाश में उड़ता है तो बिज्जू भी उसका पीछा करता है। हनी गाइड जो परिंदा है, जब वो ढूंढ रहा होता है, तलाश कर रहा होता है, उड़ रहा होता है छत्ते की तलाश में, तो हनी गाइड परिंदे के पीछे बिज्जू भी निकलता है और वो बिज्जू हनी गाइड परिंदे को देख देख कर उसी तरफ जाता है जिस तरफ हनी गाइड परिंदा जा रहा होता है। और अगर हनी गाइड परिंदे को शहद की मक्खियों का छत्ता मिल जाए तो वो उसके पीछे जो बिज्जू आ रहा था उस बिज्जू को बुलाता है और उसको बताता है कि जो छत्ता है ये इस जगह पर है। बिज्जू जाकर उस छत्ते को खोल देता है। जब बिज्जू उस छत्ते को खोल देता है तो बिज्जू और हनी गाइड परिंदा दोनों उस छत्ते से अपनी खुराक हासिल करते हैं। बिज्जू छत्ते से शहद निकाल निकाल कर खाता है मज़े से, और जो हनी गाइड परिंदा है वो उस छत्ते में मौजूद लार्वे और मोम को खाता रहता है। तो ज़रा सोचिए आप, ये जो मैंने आपको ताल्लुक बताया है बिज्जू और जो हनी गाइड परिंदा है, इन दोनों के दरमियान ये जो ताल्लुक है, ये सिम्बियोसिस की कौन सी किस्म है? क्या ये पैरासाइटिज्म है, या ये म्यूचुअलिज्म है, या ये कॉमेंसलिज्म है? ज़रा सोचिए। तो यकीनन आपके ज़हन में म्यूचुअलिज्म का तसव्वुर आया होगा। तो म्यूचुअलिज्म जिस ताल्लुक से दोनों जानदारों का फ़ायदा होता है। तो आपने देखा कि जो शहद की मक्खी के छत्ते को ढूँढने वाला हनी गाइड परिंदा था, उसने छत्ते को ढूँढा और छत्ते को ढूँढने के बाद वो छत्ते को खोल नहीं सकता था। तो छत्ते को ढूँढना उसका काम है और छत्ते को खोलना बिज्जू का काम है, और दोनों ने मिलकर छत्ते को ढूँढा और खोला और वहाँ से अपनी खुराक हासिल की। तो ये जो इन दोनों के दरमियान आपने ताल्लुक और रिश्ता देखा, ये म्यूचुअलिज्म की एक मिसाल है। तो ये हम लिख लेते हैं, बिज्जू और हनी गाइड
परिंदे, और इन दोनों जानवरों का मैंने आपको अहवाल सुनाया कि ये किस तरह से छत्ते को ढूंढ कर खोलते हैं और दोनों की खुराक क्या है। बिज्जू और हनीगाइड परिंदे के दरमियान ताल्लुक म्यूचुअलिज्म की मिसाल है। ये आपसे कसीरुल इंतखाबी सवाल के तौर पर पूछा जा सकता है कि बिज्जू और हनीगाइड जो परिंदा है, इनके दरमियान ये जो ताल्लुक होता है, ये किस किस्म की मिसाल है, सिम्बियोसिस की किस किस्म की मिसाल है, तो म्यूचुअलिज्म की ये मिसाल है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो इंसान है, ये हनीगाइड परिंदे के ज़रिए शहद की तलाश में कामयाब होता है। इंसान भी हनीगाइड परिंदे का पीछा करके उन जगहों पर पहुंच जाता है जहां पर शहद मौजूद होता है और वहां से शहद हासिल करता है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हमने कमेंसलिज़म को तफसील से पढ़ा और पढ़ा कि कमेंसलिज़म ऐसा ताल्लुक़ है जिसमें एक जानदार को तो फ़ायदा होता है, दूसरे को ना फ़ायदा ना नुकसान। और इसकी दो मिसालें भी पढ़ी जिसमें सक्करफ़िश और शार्क के दरमियान ताल्लुक़ पढ़ा और एपीफ़ाइट्स और बड़े पौधों के दरमियान ताल्लुक़ पढ़ा। और आज हमने हनीगाइड परिंदा और बिच्छू का जो ताल्लुक़ है उसके बारे में भी पढ़ा कि ये भी म्यूचुअलिज़म की एक मिसाल है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।